गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 28 फरवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। 28 फरवरी का आखिरी दिन। आज के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। और आज का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सभी लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। 4 ऑप्शन है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। पहला स्टेटमेंट है कि वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तीसरा है कि उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। और चौथा स्टेटमेंट है कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन सी दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। और ऑप्शन डी तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। इसको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा इजीली बना सकते हैं आप लोग, और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा, लेकिन पहले आप सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। महायुद्ध, रूस के परमाणु हथियार हाई अलर्ट पे। रूस ने अपने परमाणु हथियार हाई अलर्ट पर रख दिया है। रूस की चेतावनी के बाद यूक्रेन वार्ता के लिए तैयार हो गया। तो अब रूस और यूक्रेन के बीच में वार्ता आई थिंक कल रात से शुरू हो गई है। इसका जो भी आउटपुट होगा मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। और आज रूस और यूक्रेन जो विवाद है इसको लेकर के एक एडिटोरियल दिया हुआ, मुझे कुछ पॉइंट वहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना है। और साथ ही साथ यूएस ने जो सैंक्शन लगाया है, यूरोपीय यूनियन जो सैंक्शन लगाया है, जिसे हम लोग स्विफ्ट कहते हैं, स्विफ्ट सैंक्शन, तो स्विफ्ट सैंक्शन के बारे में भी आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। नीचे डिटेल से टॉपिक दिया हुआ, वहीं पे हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी यूक्रेन और रशिया के जो विवाद है उसका क्या कारण है, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अस्सी % जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं किए तो नहीं मिलेगा फंड। गुरुवार को एक ऐप लॉन्च किया गया है, मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया। और इस ऐप के द्वारा जो है आपको मनरेगा के लिए लोकपाल की नियुक्ति करना है। प्रत्येक जिला में लोकपाल की नियुक्ति करना है। अगर 80% जिलों में जो भी राज्य सरकार अपने 80% जिलों में मनरेगा के लिए लोकपाल नियुक्त नहीं करेगा, उसे केंद्र सरकार के द्वारा फंड नहीं मिलेगा। तो लोकपाल के बारे में बेसिक डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे, और मनरेगा के बारे में भी बेसिक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी कानून। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2 फरवरी 2006 को ये लागू किया गया था। प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने वाले इच्छुक वयस्क सदस्यों को 100 दिन के गारंटी युक्त रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ता और परिवहन भत्ता, अगर 5 किलोमीटर से अधिक डिस्टेंस में आपको कोई नौकरी मिलती है मनरेगा के तहत, तो आपको डेली परिवहन भत्ता भी सरकार आपको देगी। सूखाग्रस्त क्षेत्र और जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिन के रोजगार का प्रावधान है। मिनिमम आपको 150 दिन का रोजगार दिया जाएगा, जो भी सूखाग्रस्त क्षेत्र हो या जनजातीय क्षेत्र हो। मनरेगा के माध्यम से 13 करोड़ परिवारों के लगभग 28 करोड़ कामगारों को जॉब कार्ड उपलब्ध करवाया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER की रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा शुरू होने से पहले 42% ग्रामीण जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी, और मनरेगा शुरू होने के बाद ग्रामीण जनसंख्या लगभग 30% रह गई है। तो पहले जहां 42% ग्रामीण जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी, वहीं मनरेगा लागू होने के बाद 30% ग्रामीण जनसंख्या ही रह गई है जो गरीबी रेखा के नीचे है। तो निश्चित तौर पर मनरेगा के काफ़ी सकारात्मक पॉइंट दिख रहे हैं। और खास करके जो कोरोना वायरस की समस्या आए थे, कोरोना की क्राइसिस आई थी, उस कोरोना के क्राइसिस में सबसे अधिक इम्पोर्टेंस मनरेगा का बढ़ा है। सरकार इसको एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए मनरेगा के तहत लगातार कहीं न कहीं सरकार फंड बढ़ा रही है।
अब जो है सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसको लोकपाल ऐप कहते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया। तो ये ऐप का बेसिक मकसद क्या होता है? ये ऐप का बेसिक मकसद ये होता है कि आपके ज़िले में अगर मनरेगा के तहत ढंग से काम नहीं हो रहा तो आप जाकर के ऐप पे शिकायत कर दीजिए और उसका जो है लोकपाल जो होगा तत्काल रूप से उसका समाधान करेगा। तो ये जो लोकपाल होगा ये बेसिकली मनरेगा को लेकर के एक्शन लेगा। मनरेगा के तहत काम नहीं हुआ या मनरेगा के तहत आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, मनरेगा के तहत जॉब नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप जाकर के उस ऐप पे लॉगिन करके शिकायत कर सकते हैं और उसका तत्काल रूप से समाधान किया जाएगा। यह ऐप ई गवर्नेंस के तहत एक कदम है जो लोकपाल को पारदर्शी, जवाबदेह तरीके से अपने कर्तव्य का पालन करने में मदद करेगा। और साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार जो 80% जिले में मनरेगा के तहत लोकपाल की नियुक्ति न किया हो उसे सरकार फंड नहीं देगी। सेवाओं में खामी पे मोबाइल यूजर्स जा सकते हैं उपभोक्ता अदालत। काफ़ी अच्छा निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रहा है कि अगर आपको लगता है आप मोबाइल के यूजर हैं, आपको सेवाओं में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सेवाओं में कोई खामी है, आपका मोबाइल ढंग से कनेक्ट नहीं हो रहा है, बात नहीं ढंग से हो रही है, किसी तरह का कोई अन्य प्रॉब्लम है, तो आप उपभोक्ता अदालत जाकर के उस संबंधित मोबाइल कंपनी के खिलाफ आप केस दर्ज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चर्चा है चूँकि उपभोक्ता अदालत को लेकर के, तो यहाँ पे मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। हमारे देश में पहले कानून था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो उपभोक्ताओं को लेकर के, उपभोक्ता के संरक्षण को लेकर के, उपभोक्ता के अधिकार की रक्षा के लिए, कंज्यूमर के अधिकार की रक्षा के लिए हमारे पास 1986 का कानून था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इसमें 2019 में संशोधन किया गया। तो अब हमारे पास जो नया कानून है वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो पहले 1986 का कानून था, अब 2019 का कानून है। तो 2019 के कानून के बारे में निश्चित तौर पे आपको पता होना चाहिए। और 2019 का ये जो कानून है, मैं डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इस टॉपिक पे, लेकिन ये जो कानून है इसमें दिसंबर 2021 में कुछ संशोधन किया गया। तो इस पॉइंट को जरूर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में का जो कानून है इसमें जाकर के दिसंबर 2021 में कुछ संशोधन किया गया, 2 महीना पहले संशोधन क्या किया गया है कि ये जो कानून है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसके तहत 3 तरह का आयोग होता है। एक जिला स्तर का आयोग होता है, एक राज्य स्तर का आयोग होगा और एक केंद्र स्तर का आयोग होगा, राष्ट्रीय स्तर का आयोग होगा। तो 3 तरह का आयोग होता है। तो 2019 में क्या प्रोविजन किया गया था कि जिला स्तर का जो आयोग होगा वो 1 करोड़ रुपए तक के मैटर को सुन सकता है। अब उसको घटा दिया गया है, लिमिट को घटा दिया गया है। अब जिला स्तर का जो आयोग होगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला स्तर का जो आयोग होगा वो 50 लाख रुपए तक के मैटर को सुन सकता है। अब ये प्रोविजन कर दिया गया है। ये बेसिक पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसी तरह से राज्य स्तर के जो आयोग था वो पहले 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक के मुकदमा को सुन सकता था। यानी 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक का कोई घपला हुआ तो उसको राज्य स्तर का आयोग पहले सुन सकता था। अब क्या किया गया है, दिसंबर 2021 में प्रोविजन करके 50 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक का मैटर हो तो राज्य स्तर का आयोग सुन सकता है। और साथ ही साथ 2 करोड़ से अधिक का कोई मुकदमा है तो वैसे कंडीशन में राष्ट्रीय आयोग मैटर सुन सकता है आपका। तो जिला स्तर कहाँ, जिला स्तर 50 लाख से कम का मैटर होगा तो जिला स्तर का जो आयोग होगा वो आपके मैटर को सुन सकता है। राज्य स्तर का जो आयोग होगा वो 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के मैटर को सुन सकता है और राष्ट्रीय स्तर का आयोग होगा वो 2 करोड़ से अधिक का मैटर सुन सकता है। तो ये बेसिक प्रोविजन किया गया है, चेंज किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है 2021 में, दिसंबर 2021 में इसको अमेंडमेंट किया गया। स्कूल जाने से पहले बच्चे सीखेंगे खेलना, उठना, बैठना। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कई सारे प्रोविजन किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के इस बार योजना पूरी तरह से डेडिकेटेड है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे। तो योजना अगर नहीं खरीदें तो इस बार का योजना खरीद लीजिएगा, पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे डेडिकेटेड है। और वैसे भी मेरा मानना है कि योजना पढ़ना चाहिए आपको। कुरुक्षेत्र और योजना 2 ऐसी मैगजीन है जो सरकारी मैगजीन है, भारत सरकार का मैगजीन है।
उसको आपको पढ़ना चाहिए। और इस बार का योजना पूरी तरह से डेडिकेटेड है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के। भारत से चोरी 14 धरोहरों ऑस्ट्रेलिया से आ रही है वापस। तो देखिए कई सारे देश से हमारे देश के जो धरोहर है जो चोरी हुआ है वो वापस आ रही है। और पीएम मोदी ने कल अपनी मन की बात की थी, उसमें भी इन्होंने इस बात की चर्चा किया था। तो ये टॉपिक भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया है। कुछ ऑस्ट्रेलिया से धरोहर आपका रिटर्न हुआ है, कुछ ब्रिटेन से हुआ है, कुछ कनाडा से हुआ है। जैसे कनाडा से माँ अन्नपूर्णा देवी की धरोहर जो है मूर्ति रिटर्न हुई है बनारस में। तो कहाँ से क्या धरोहर रिटर्न हुआ उसका एक सेपरेट पॉइंट कुछ बना लीजिएगा, वो एग्जाम में प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है आपसे। प्रधानमंत्री मोदी ने हर क्षेत्र में नेतृत्व के लिए महिलाओं को सराहा। अगेन ये जो टॉपिक है ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। ये टॉपिक भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे स्पेसिफाई करके यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ कि कहाँ से क्या मूर्तियाँ रिटर्न हुई है। अमेरिका, ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर समेत कई देशों ने हमारी भावनाओं को समझते हुए हमारे जो धरोहर है उसको रिटर्न किया है। तो ये चूंकि पीएम मोदी ने अपने मन की बात में चर्चा किया तो ये टॉपिक वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गया। कहाँ से क्या धरोहर अगर रिटर्न हुआ है उसकी चर्चा पीएम मोदी कर रहे हैं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो वैसे भी आपके पास एग्जाम इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसका एक सेपरेट नोट बना लीजिएगा आप लोग, बाकी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। 30 प्रीडेटर ड्रोन के लिए भारत अमेरिका की वार्ता अंतिम दौर में। तो भारत पहला ऐसा गैर नाटो देश है जिसको 30 प्रीडेटर ड्रोन जो है अमेरिका देगा और इसकी वार्ता का अंतिम दौर में है, राइट। मकसद का पूर्ण अभाव आरोपी के पक्ष में जाता है। देखिए यहाँ पे मुझे डिस्कस क्या करना, एक पॉइंट कहा जाता है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। लेट से न्याय मिलना न्याय नहीं मिलने के बराबर है। ये मैटर है 1997 का, 1997 का मैटर है। अब सोच के देखिए 1997 से लेकर के अभी 25 साल पूरे हो गए हैं और 25 साल के बाद अगर किसी व्यक्ति को न्याय मिलेगा तो वो न्याय नहीं मिलने के बराबर है। इसलिए देश में लगातार मांग हो रही है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स करना चाहिए। और जुडिशियल रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक पॉइंट यह भी होता है कि न्याय जल्दी से जल्दी मिले, लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, इमीडिएट न्याय मिले, ताकि न्याय तंत्र पे लोगों का भरोसा कायम हो, न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा बरकरार रहे, ये आवश्यक है। तो यहाँ से एक टॉपिक क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो है जुडिशियल रिफॉर्म्स, न्यायिक सुधार। अट्ठाईस फरवरी को आज ही के दिन विज्ञान दिवस है, उसी के संदर्भ में यहाँ पे एक ये आर्टिकल दिया हुआ, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। वित्तीय विश्व में वित्तीय लेन देन की रीढ़ है स्विफ्ट। देखिए स्विफ्ट क्या होता है कि स्विफ्ट का तात्पर्य है, जो पूरा फुल फॉर्म है वो है कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। यह एक तरह के मैसेज भेजने का और प्राप्त करने का नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के बैंक और फाइनेंशियल सेवाएं देने वाली दूसरी संस्थाएं करती हैं। मान लीजिए आपको पैसा मंगाना है, अगर किसी देश से आपको पैसा मंगाना है या किसी अन्य जगह से आपको पैसा मंगाना है, विदेश से अपने अकाउंट पे पैसा मंगाना है, या गूगल मान लीजिए आपको पैसा भेजती है, तो ऐसे कंडीशन में वो जो पैसा आएगा वो पैसा आएगा एडसेंस के माध्यम से आता है। और एडसेंस के माध्यम से जो आएगा वो आपको स्विफ्ट कोड मांगेगा। एक पर्टिकुलर आपके बैंक का स्विफ्ट कोड होता है, वो स्विफ्ट कोड दीजिएगा तभी जाकर के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो पाता है। जितने भी यूट्यूबर हैं अगर मान लीजिए वो लोग पैसा मंगाते हैं तो एडसेंस के माध्यम से मंगाते हैं, तो उसको भी एक स्विफ्ट कोड चाहिए। तो हुआ क्या है कि जितने भी स्विफ्ट कोड है, स्विफ्ट कोड ने जो है कहीं के रशिया को इससे बाहर कर दिया। यानी कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर होगा रशिया में तो अब नहीं हो पाएगा। यूरोपीय यूनियन से जो भी ट्रांजैक्शन होगा या अमेरिका वगैरह से जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा था वो सबको बैन कर दिया। तो एक तरह से इसको फिनेंशियल बम कहा जाता है। फिनेंशियल बम गिराया गया है अमेरिका के द्वारा और यूरोपीय यूनियन के द्वारा रूस पे।
इस नेटवर्क के माध्यम से पेमेंट बहुत जल्दी हो जाता है और हर बैंक को अपना स्विफ्ट कोड मिलता है, उसकी पहचान उसे होती है। इससे पूरी दुनिया में सुरक्षित फाइनेंशियल मैसेजिंग की जाती है जो इनक्रिप्टेड होती है तथा इसकी सुरक्षा काफ़ी मजबूत होती है। तो बेसिकली स्विफ्ट कोड के माध्यम से इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं अभी तत्कालिक बैन लगा दिया गया है सोवियत संघ रूस पे। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा एक बार आप लोग, स्विफ्ट के बारे में डिटेल से यहाँ पे दिया हुआ है, इसको जरूर एक बार आप पढ़ लीजिएगा। हथियार की होड़, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मुद्दा है, आप पढ़िएगा आप लोग। लेकिन बेसिक पॉइंट में बताता हूँ, चर्चा करता हूँ आपके साथ। देखिए कल जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक मैसेज किया है और शिंजो आबे जो है उसका इम्पोर्टेंस आज भी कहीं ना कहीं बरकरार है जापान में। उनकी तबीयत खराब थी, बीमारी के कारण जो है वो राष्ट्रपति नहीं रहे, अपने आप को स्वेच्छा से पद से वो हटाया, लेकिन आज भी उनका इम्पोर्टेंस बरकरार है जापान में। भारत ने उसको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है। अब देखिए उन्होंने दो बातें कही, एक तो ये कहा है कि हम जो है अमेरिका को 8 से 10 बिलियन डॉलर प्रत्येक वर्ष देते हैं, 8 to 10 बिलियन डॉलर जापान अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका को प्रत्येक वर्ष देता है। तो क्या कल के डेट में अगर चीन जापान पे हमला करता है तो क्या अमेरिका हमको बचाएगा? तो ये डॉट जाहिर कर दिया है शिंजो आबे ने, इसलिए शिंजो आबे ने अमेरिका से डिमांड किया है कि आप हमें भी न्यूक्लियर हथियार दीजिए, राइट। क्योंकि न्यूक्लियर हथियार रहेगा तो कहीं ना कहीं जापान अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका है, अमेरिका को अब कहीं ना कहीं डिसाइड करना होगा कि ताइवान को लेकर के उसकी रणनीति क्या है। लगातार चीन धमकी देता है और चीन का एक टारगेट है, चीन का टारगेट है कि 2025 तक ताइवान को वो हथियार लेगा, ताइवान का अधिग्रहण कर लेगा। तो क्या ताइवान का जब चीन अधिग्रहण कर रहा है करेगा उस समय में क्या अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा? तो अमेरिका को एक ब्लूप्रिंट देना होगा कि ताइवान का रक्षा किस तरह से अमेरिका कर सकता है, या अमेरिका करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, इसका ब्लूप्रिंट आप दुनिया के सामने में पेश कीजिए। ये शिंजो आबे का कहना है। तो शिंजो आबे की दो मांग है, एक तो कि जापान को आप परमाणु हथियार दीजिए क्योंकि हम आपको 8 से 10 बिलियन डॉलर प्रत्येक वर्ष देते हैं, और दूसरा है कि ताइवान को लेकर के आप नीति अपना स्पष्ट कीजिए कि क्या ताइवान को जब चीन ताइवान पे अधिग्रहण करेगा, चीन ताइवान के साथ युद्ध करेगा, तो क्या आप उसे बचाने के लिए आइएगा अथवा नहीं आइएगा, आइएगा तो आपका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा। बाकी इसको पढ़िएगा, ये पेज जरूर पढ़िएगा आप लोग। संघीय ढांचे की खोखली आड़, एक बार इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा राजनीतिक से अधिक प्रेरित है। देखिए ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा कि संविधान को फिर से लिखने की आवश्यकता है। तो उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के जो है, हाँ उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं, इन्होंने एक एडिटोरियल लिखा है, तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल अधिक है तो बहुत ज़्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक मुझे डिस्कस करना सेपरेट वीडियो बना करके, हालांकि कई बार मैंने डिस्कस किया। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट क्या, कुछ पॉइंट ये है कि यूएन किस तरह से आज रूस और यूक्रेन के बीच में वार रोकने में नाकामयाब रही है, यही टॉपिक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री 2 बार यूएन जा कर के, या यूएन को जो 2 बार संबोधित कर रहे हैं, 2020 में भी मैंने सुना था उन्हें और 2021 में भी मैंने उन्हें सुना था, और दोनों बार वो चर्चा कर रहे हैं कि यूएन में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। यूएन में रिफॉर्म्स की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कोरोना वायरस को रोकने में यूएन नाकामयाब रही है। आज तक आपको पता नहीं चला कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। यूएन ने ऑफिशियली नहीं बताया कि चीन से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई है, अभी तक यूएन ने ऑफिशियली नहीं बताया। तो कोरोना महामारी को रोकने में यूएन नाकामयाब रही है। विश्व में कई जगह प्रॉक्सी वार हो रहे हैं, उसको रोकने में यूएन नाकामयाब रही है। दक्षिणी चीन सागर में जिस तरह से चीन इन्वेजन कर रहा तो उसको रोकने में यूएन नाकामयाब रही है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे, तालिबान जिस तरह से अफगानिस्तान का अधिग्रहण करता है और अफगानिस्तान में आम लोगों की हुकूक की रक्षा नहीं हो पा रही है, आम लोगों के प्रेस्टीज की रक्षा नहीं हो पा रही है, तो उसको लेकर के यूएन रोकने में उसे नाकामयाब रहा है। और वर्तमान में अगर आप देखिए तो यूक्रेन युद्ध, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है उसको रोकने में यूएन नाकामयाब रही है।
तो कई सारे विश्व की समस्या है जिसको यूएन रोकने में नाकामयाब रही है, इसलिए यूएन में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, इसकी मांग भारत लगातार करता है। इसलिए एक G4 नाम की संस्था भी बनी है, संस्था नहीं बोलूँगा, G4 नाम का एक ग्रुप भी बना है। 4 देशों का ग्रुप है और ये चारों देश जब भी यूएन की मीटिंग होती है उससे पहले ये चारों देश मिलते हैं और तय करते हैं कि यूएन में रिफॉर्म्स की मांग हमें इस बार भी करनी है। उसमें एक देश इंडिया भी है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके इस टॉपिक पर डिटेल से डिस्कस कर दूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। युद्ध की कूटनीति और संबंधी अर्थशास्त्र, देखिए इसको लेकर के ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस किया है। कुछ पॉइंट जो मैंने डिस्कस नहीं किया था वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। देखिए विवाद जो है शुरुआत होता है बेसिकली 2014 से। और 2014 से विवाद शुरुआत क्यों होता है, उसका रीज़न है कि यूक्रेन की स्थापना भले ही 1991 में हुआ है, लेकिन 1991 से लेकर के 2014 तक यूक्रेन में वही राष्ट्रपति रहे हैं जो कहीं ना कहीं रूस के समर्थन रहे हैं, या रूस के समर्थित राष्ट्रपति यूक्रेन पर शासन किया। तो रूस का कहीं के आधिपत्य रहा है 1991 के बाद। 91 में भले ही यूक्रेन अलग हुआ रूस से, लेकिन 91 से लेकर के 2014 तक रूस समर्थित राष्ट्रपति ही यूक्रेन पे शासन किए। तो ये तो फैक्ट है। तो इसलिए 2014 तक दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए यूक्रेन का भी दो भाग है, अगर आप देखिएगा तो ये जो है पूर्वी यूक्रेन है और ये पश्चिमी यूक्रेन है। पूर्वी यूक्रेन में आपको रशियन भाषा के लोग मिल जाएंगे, रशिया बोलने वाले, रशिया के इन्फ्लुएंस, रशिया से अपने आप को क्लोज संबंधित रखने वाले लोग मिल जाएंगे, यानी रशिया के समर्थन लोग आपको पूर्वी यूक्रेन में मिल जाएंगे। जो पश्चिमी यूक्रेन है, पश्चिमी यूक्रेन में कहीं ना कहीं ऐसी भावना है कि ये जो है अपने आप को यूरोपीय यूनियन से अधिक नज़दीक पाते हैं। तो यहाँ पे रशिया समर्थन लोग नहीं मिलेंगे, रशिया के एंटी लोग यहाँ पे मिलेंगे। तो पूर्वी में रशिया समर्थन लोग मिलेंगे क्योंकि रशिया से नज़दीक भी है, ये रशियन भाषा बोलने वाले लोग भी हैं, और पश्चिमी यूक्रेन में ऐसा नहीं है। तो 2014 में क्या हुआ है कि यूक्रेन में एक ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, और ज़बरदस्त आंदोलन में क्या हुआ कि यूक्रेन के जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे उसको भाग करके रूस में शरण लेना पड़ा, इतना ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था। और उसके बाद यूक्रेन में जो भी सरकार आई वो ये बात समझ गई है कि यूक्रेन में अब ज़्यादातर लोगों की भावना यह है कि हमें रशिया के साथ घुल मिल के नहीं रहना, हमें यूरोपीय यूनियन के साथ नज़दीकी बढ़ाना है। और उसी के बाद क्या हुआ कि 2014 में ये जो क्रीमिया आपको दिख रहा है ये कहीं न कहीं पार्ट था यूक्रेन का, इस पे अधिग्रहण किया था 2014 में ही रूस ने, और 2014 से लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद बढ़ता गया है, यही रीज़न है। और इसके कई सारे और भी पर्सपेक्टिव है, जैसे विश्व में सबसे बड़ा नेचुरल गैस का जो है दूसरा रीजन यह है कि रूस विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का भंडारण करता है, और रूस प्राकृतिक गैस का उत्पादक में दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे यूएसए है। तो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडारक कौन है, रूस है, और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है यूएसए, और सेकेंड नंबर पे रूस आता है। तो यूरोप के कई सारे देशों में रूस से पाइपलाइन जाता है, रूस से मान लीजिए यहाँ से पाइपलाइन जाएगा जो यूक्रेन होते हुए जाता है, तो कई सारे पाइपलाइन रूस से यूरोप के देशों में जाता है, जहाँ से रूस का गैस यूरोप के देशों को एक्सपोर्ट होता है जो यूक्रेन से गुजरता है। तो ऐसे कंडीशन में यूक्रेन को प्रत्येक वर्ष जो है कुछ ना कुछ उनको रेंट कह सकते हैं आप, उनको देना पड़ता था रूस को, जो पहले नहीं देना पड़ता था, 2014 से पहले नहीं देना पड़ता था क्योंकि एक फ्रेंडली कंट्री था। 2014 के बाद जो है रेंट की डिमांड कर दी है, और भारी भरकम रेंट की डिमांड कर दी है, लगभग 30 अरब डॉलर के आसपास का डिमांड किया गया, तो जो रूस देना नहीं चाहता। तो ये कारण भी है कहीं ना कहीं इस युद्ध का। और तीसरा रीज़न है कि नाटो के देश, अगर नाटो में यूक्रेन शामिल हो जाता है तो ये मान के चलिए यहाँ पे ये जो पूरा जगह है, ये पूरा जगह जो रूस से घिरा हुआ है, इस जगह पे नाटो के जाकर के जो भी मिसाइल होगा, या अमेरिका का मिसाइल होगा, यूरोपीय यूनियन का मिसाइल होगा, अमेरिका का परमाणु हथियार होगा, यूरोपीय यूनियन का परमाणु हथियार होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में परमाणु हथियार से कभी भी अमेरिका रूस पे हमला कर सकता है। इसलिए भी कहीं ना कहीं लगातार रूस विरोध करता है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए। तो 2-3 कारण एक्स्ट्रा मैंने आज आपके साथ चर्चा किया है कि क्यों रूस चाहता है कि नाटो में शामिल ना हो यूक्रेन। इसको एक बार पढ़ सकते हैं आप लोग, 100 अरब डॉलर पार कर सकता है भारत के कच्चे तेल का आयात। नीति आयोग ने लोगों के मोटापे को लेकर के चिंता जाहिर की, इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा।
चलिए इतना ही हमारे पास टॉपिक था, लौटते हैं क्वेश्चन पे। देखिए एलिमिनेशन मेथड के द्वारा किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। स्टेटमेंट, तीसरे स्टेटमेंट को देखिए। तीसरा स्टेटमेंट को अगर आप एलिमिनेट करते हैं कि उसे संसद के किसी भी एक सदस्य का सदस्य होना चाहिए, तो क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संसद के किसी एक सदन का सदस्य होता है? बिल्कुल नहीं। तो तीसरा स्टेटमेंट अगर गलत है, मान लीजिए अगर आप एलिमिनेट करते हैं कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए, क्योंकि पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।